Assalamu alaikum student. My name is Salman Ali and today I am going to discuss about introduction to accounting. Accounting is a language of business. Accounting business की language है. बिल्कुल इसी तरह अगर आपको कोई बुक दी जाए और उसकी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल चाइनीज लैंग्वेज में दी जाए आपको, तो आप बोलेंगे कि बुक की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही. जब तक कि आपको उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी आप उसको रीड आउट और स्टडी नहीं कर सकते. इसी तरह अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होना जरूरी है. अब सवाल ये है कि सर वो जो इतने सारे लोग छोटी छोटी शॉप्स खोले हुए या ठेले लगाए हुए हैं, क्या उनको अकाउंटिंग आती है? जी, वो इनफॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं. वो इस तरह की अकाउंटिंग करते हैं कि इतनी मर्चेंडाइज परचेज की, उसकी कॉस्ट इतनी थी और इतना उसमें प्रॉफिट है. उनको भी अकाउंटिंग आती है, मगर वो अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग है? बहुत ही बेसिक लेवल की अकाउंटिंग कि जो हमने कोई चीज परचेज की है वो 100 रुपीज की, 100 फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की थी, उसमें 80 उसकी कॉस्ट और 20 रुपीज मेरा प्रॉफिट होता है. वो इस तरह उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं. ठेले वाला भी कर रहा होता है. तो हम कह सकते हैं फॉर्मल अकाउंटिंग तो नहीं है जिस तरह ऑफिस में होती है, मगर इनफॉर्मली उसके पास कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का. तो बगैर अकाउंटिंग के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अच्छा, अकाउंटिंग के बारे में और डिस्कस करें. अकाउंटिंग को अगर हम बहुत ही इजी वर्ड में समझने की कोशिश करें तो अकाउंटिंग मींस चेक एंड बैलेंस. किस चीज का चेक एंड बैलेंस? कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का चेक एंड बैलेंस. कंपनी अपने कुछ रिसोर्सेज, मॉनेटरी एसेट्स की बात करें, मॉनेटरी रिसोर्सेज की बात करें, वो अकाउंटिंग के अकाउंटेंट के सुपुर्द करती है. भाई आप कंपनी का अकाउंटेंट है और आप इसको देखें. जितना भी रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिसोर्सेज इनफ्लो हो रहे हैं और आउटफ्लो हो रहे हैं, उसको आप देखेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे और आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा. तो अकाउंटेंट क्या करता है? वो जितनी भी एक एक रुपया जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है कंपनी से, उसको चेक एंड बैलेंस करता है. ठीक है, तो हम बोलेंगे अकाउंटिंग बहुत इजी वर्ड में अगर समझने की कोशिश करें, अकाउंटिंग जस्ट लाइक चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस. लुका पैचिलियो कौन है? इसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं. अकाउंटिंग थी बहुत पहले से, मगर इस शख्स ने अकाउंटिंग में एक तरह की समझे रूह फूंक दी. क्या किया इसने अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट. हम कह सकते हैं लुका पैचिलियो इज द फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश a work on the double entry system of bookkeeping on the continent. He introduced double entry system, debit and credit in accounting in 1494. 1494 में इसने अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से अकाउंटिंग रिलायबल हो गई. और डबल एंट्री सिस्टम को हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है. अच्छा, अब बच्चे पूछते हैं डेबिट क्रेडिट क्या है? हम कह सकते हैं देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट जस्ट टू कॉलम्स नेम. दो कॉलम्स के नेम हैं. आपका लेफ्ट हैंड डेबिट है, राइट हैंड क्रेडिट है. अगर कैश के हवाले से समझने की कोशिश करें तो उसको इस तरह कह सकते हैं व्हाट कम्स डेबिट, व्हाट गोज क्रेडिट. जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट. ठीक है, इसको इस तरह समझ. डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing. अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक फन है. किस चीज का? रिकॉर्ड करने का, उसको क्लासिफाई करने का, उसको समराइज करने का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक अच्छे तरीके से. एंड इन टर्म ऑफ मनी, उसको पैसों में रिकॉर्ड करने हैं आपने. ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर एटलीस्ट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ. अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, देन उसको क्लासिफाई करते हैं एंड फाइनली उसको समराइज करते हैं. ठीक. रिकॉर्डिंग मींस जो ट्रांजैक्शन मींस एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज. जो हम लेन देन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं.
उसको आप एक जगह लिखते हैं, वो रिकॉर्डिंग कहलाती है। उसके बाद वो जो आपने ट्रांजेक्शन लिखी हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि कैश को अलग करें, रिसीवेबल को अलग करें, पेएबल को अलग करें, रेंट एक्सपेंस को अलग करें, यानी एक्सपेंडिचर अलग करें, तो जो अलग अलग कर रहे हैं इसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। और मैं आपसे बोलूं कि इसको, ये जो पूरी आपने पूरे साल अकाउंटिंग की है, इसको आप समराइज कर दें, मुझे बताइए मैंने पूरे साल में कितना अर्न किया, तो आप बोलेंगे इसको बोलते हैं समराइजिंग। ये समराइजिंग होती है, इसको समराइज कर रहे हैं आप इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड अदर स्टेटमेंट। मेन स्टेटमेंट यही है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। बोथ स्टेटमेंट शो द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये समराइज कर दिया आपने स्टेटमेंट एक आला तरीके से। इन टर्म ऑफ मनी उसको पैसों में रिकॉर्ड करना है। अब आप बोले नहीं मैं तो उसको, तो अगर आपने 5 kg वीट परचेज किया तो आप 5 kg वीट नहीं लिखेंगे उसमें, आप लिखेंगे 5 kg वीट कितने का परचेज किया है, यानी ट्रांजेक्शन्स को आपने पैसों में लिखना है। ठीक है, आप पैसों में लिखेंगे। विच आर एट लीस्ट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, यही फाइनेंशियल करेक्टर का पार्ट है और इसी को इंटरप्रेट करते हैं ताकि कोई रिजल्ट तक पहुंचा जा सके। फाइनली जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो उसको इंटरप्रेट करती है, देन उससे रिजल्ट निकालती है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी की पॉलिसी क्या होगी, बिजनेस पॉलिसी क्या होगी, कंपनी इसके बाद डिसीजन मेकिंग है। ठीक, ये डेफिनेशन दी है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरी दुनिया में अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड रूल्स बनाता है। इसी वजह से पूरी दुनिया में अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिमिलर, एक जैसे ही। हेड्स ऑफ अकाउंट, there are 5 heads of account. First is assets, second liabilities, third owner's equity, fourth revenue and fifth expense. Assets, resources of business, बिजनेस के जराए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हैं वो एसेट्स हैं। मुझे मोबाइल का बिजनेस करना है और तो मुझे चाहिए मोबाइल चाहिए, यानी मर्चेंडाइज चाहिए, एक शॉप चाहिए, उसके लिए फर्नीचर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ये तमाम जो रिसोर्सेज हैं दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस और ये एसेट्स कहलाते हैं। लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, जिम्मेदारी। आप बिजनेस को रन कर रहे हैं और ड्यूरिंग द ईयर आपको कुछ नीड होती है कि कैश चाहिए, हमें बिजनेस में कैश कम हो रहा है या कम पड़ गया, हमें कैश की मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। आपने बैंक से जाके लोन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज का लोन ले लिया, आपका बिजनेस अभी 10 लाख रुपीज का है। ठीक है, अब आपने क्या किया, बिजनेस से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया सॉरी, तो अब आपका बिजनेस जो कि अब 12 लाख का हो चुका है, उस 12 लाख में 10 लाख आपके अपनी इन्वेस्टमेंट है, जो कि भी नेक्स्ट आ रहा है ऑनर्स इक्विटी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर। जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख है और 2 लाख रुपीज वो आपकी ऑब्लिगेशन से आपने बैंक से लोन लिया। ठीक है, तो आपका टोटल एसेट्स कितने का हो गया, 12 लाख रुपीज। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं कि एसेट्स हमेशा दो चीजों के बराबर होते हैं। एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल एसेट्स 12 लाख इज इक्वल टू लायबिलिटीज 2 लाख प्लस ऑनर इक्विटी 10 लाख। रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से जो भी आपने जनरेट किया वो आपकी रेवेन्यू। आपने पूरा साल बिजनेस रन किया, उससे आपने जो इनकम जनरेट की वो आपकी रेवेन्यू है, और बिजनेस के अंदर जो आप खर्च कर रहे हैं स्पेंड इनटू द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, जो कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके। अगर आपको लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, एसेट्स में से ऑनर इक्विटी को माइनस कर देंगे, बिल्कुल जो मैथ्स के अंदर इक्वेशन होती है उसी तरह होगा। अगर आपको ऑनर्स इक्विटी फाइंड करनी है तो आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हेन एसेट्स एंड एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, व्हेन लायबिलिटीज ऑनर इक्विटी एंड रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। आपको ये रूल्स याद रखने हैं जिसकी बेस पर आप हेड ऑफ अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। उसमें है एसेट्स एंड एक्सपेंस, फर्स्ट आ रहा है। एसेट्स और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा वो डेबिट में जाएगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा।
इसी तरह जब लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में जाएगी और डिक्रीज होगी तो डेबिट में जाएगी। एसेट्स, एसेट्स के हमारे पास टू टाइप्स है मेन, एक करंट एसेट्स और सेकंड है आपका फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर और अकाउंटिंग पीरियड में किसी दूसरी कंज्यूम हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे एसेट्स जो विद इन 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड में या तो कंज्यूम हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश की बात करूं या बैंक, बैंक का मतलब कैश है, बैंक का मतलब बैंक की बिल्डिंग नहीं है। कैश या तो कैश कंज्यूम हो जाएगा या कैश किसी दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह मर्चेंडाइज, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आपकी मर्चेंडाइज है, ठीक है। मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, मेरी मोबाइल मेरी मर्चेंडाइज है। वो मर्चेंडाइज या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, कैश में कन्वर्ट होगी मर्चेंडाइज तो सेल हो जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल जो मैंने ऑन अकाउंट मर्चेंडाइज सेल की हुई है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल और नोट रिसीवेबल ये भी मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट मैंने सेल की है, ठीक है, और इसमें एग्रीमेंट हुआ है। बस ये डिफरेंस होता है कि इसमें एग्रीमेंट किया हुआ है। बिल रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल में एग्रीमेंट हुआ है आपका, और अकाउंट रिसीवेबल एक तरह का वर्बल है, यानी आपने बस ऐसे दे दिया किसी जान पहचान वाले बंदे को और आपने बोला कि मुझे आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट कर दीजिए। वैसे 90 डेज के होते हैं मैक्सिमम। बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल भी एक रिटर्न एग्रीमेंट है, कस्टमर से कैश रिसीव करना है और ये भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 90 डेज के अंदर। एक्रूड कमीशन या कमीशन रिसीवेबल, वो कमीशन जो आपको अभी रिसीव करना बाकी है। आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, कमीशन रिसीव नहीं हुआ तो कमीशन रिसीव हो जाएगा, इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा, रिसीवेबल कन्वर्ट खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल आपने बैंक में डिपॉजिट कराई है या आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलेगा और ये इंटरेस्ट इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रीपेड आपने एडवांस दिया हुआ है किसी को, फॉर एग्जांपल आपने जो मोबाइल है आपका, ये प्रीपेड सिम कहलाती है। इसमें आपने जो एडवांस जो बैलेंस लोड किया, ये आपका प्रीपेड बैलेंस है। जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे बैलेंस को, आपका प्रीपेड कम होता जाएगा, एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रीपेड एक वक्त आएगा जीरो हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्केट सिक्योरिटीज प्राइस बॉन्ड को बोलते हैं। प्राइस बॉन्ड जो आप मार्केट में आप देखते हैं 200 वाले आप होते हैं, 750 वाले होते हैं, 7500 वाले, 15,000 वाले, 40,000 वाले और 25,000, ठीक है। ये इसकी डेनोमिनेशन। मार्केट सिक्योरिटीज ये भी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, ये तो बिल्कुल विद इन अ सेकंड भी हो सकती है, कुछ सेकंड्स में हो जाती है। आप बैंक के पास जाके बोलेंगे मेरे पास 200 का बॉन्ड है, आप ले लें, बैंक लेके आपको कैश दे देगा। ऑफिस सप्लाई जो ऑफिस में मंथली बेसिस पर आती है, ऑफिस सप्लाईज कहलाती है। फिक्स एसेट जो 1 साल से ज्यादा चलते हैं, फिक्स एसेट्स कराते हैं। लैंड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट, मशीनरी, ये सब फिक्स एसेट्स, ठीक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की 3 टाइप्स होती हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और नेचुरल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जैसे ऊपर दिए हुए लैंड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट, मशीनरी, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इनको देख और छू सकते हैं आप, इसलिए इनको टेंजिबल बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट आता है। नेचुरल एसेट्स में ऑयल, गैस और मिनरल गॉड गिफ्टेड है और ये आपको खुदा ने दिए, ये नेचुरल एसेट। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स की को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे एसेट जिनको बज़ाहिर देखा और छुआ नहीं जा सकता। जिस तरह मैं भी लैपटॉप को देख और छू रहा हूँ, मोबाइल को देख छू सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरह नहीं होते। गुडविल यानी शोहरत या साख किसी भी कंपनी की, तो वो देख और छू नहीं सकते, इसलिए उनको इंटेंजिबल बोलते हैं, ठीक है। बाकी भी तकरीबन इस तरह की। लाइबिलिटीज की भी 2 टाइप्स होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो आफ्टर 1 ईयर आपको मोर देन लॉन्ग ईयर में आपको पे करनी है, यानी मोर देन 1 ईयर आपको पे करनी है। तो विद इन 1 ईयर जो आपको पे करनी होती है वो शॉर्ट टर्म कहलाती है, जिसमें अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, बिल पेबल, यानी आपको पेमेंट देनी है। आपने कोई मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट परचेज किए और उसकी पेमेंट अभी आपने नहीं दी, ये आपकी कहलाती है अकाउंट्स, नोट और बिल पेमेंट। अनअर्न्ड मींस आपकी आपने अगर कोई कैश एडवांस में लिया हुआ है और उसकी पेमेंट अगर आपने नहीं की है तो कहलाती है अनअर्न्ड। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन एडवांस, एडवांस में आपने ले लिया और उसकी पेमेंट आपने, उसका काम या उसको अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं की। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक में अपनी डिपॉजिट से ज्यादा कैश विड्रॉ कर लिया है तो ये कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी बैंक में मेरे 5,000 रुपीज हैं और मैंने 5,500 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो जो 500 रुपीज एक्स्ट्रा आए हैं ये कहलाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट।
ओडी में चला गया, बैलेंस माइनस में चला गया। पेबल एक्रूड अनपेड आउटस्टैंडिंग मींस आपने कोई सर्विस यूज कर ली है मगर उसकी पेमेंट नहीं की, यूटिलिटीज आपने यूज कर ली मगर यूटिलिटीज की पेमेंट आपने नहीं की, कहलाती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बैंक लोन, बॉन्ड्स, डिबेंचर, मोर्गेज, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ऐसी लायबिलिटी जिसकी आपने पेमेंट 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के बाद करनी है, 1 साल से ज्यादा टाइम पे करनी है। यानी आपने 2, 3, 4 साल के लिए आपने लोन ले लिया बैंक से और फिर आपने उसको मंथली बेसिस पर उसकी पेमेंट कर दी, ये लॉन्ग टर्म कहलाती है, मोर देन 1 ईयर। बॉन्ड्स या डिबेंचर दोनों एक ही बात है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। बॉन्ड डिबेंचर मींस कंपनी को जब कैश की नीड होती है, किसी कॉर्पोरेशन को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक को बॉन्ड या डिबेंचर इशू करके उनसे कैश रिसीव कर लेती। समझिए आपने एक कंपनी को उधार दिया हुआ, उसके अगेंस्ट कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है, वो बॉन्ड और डिबेंचर का। मोर्टगेज यानी अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे पूछेगा कोई चीज मोर्टगेज करवाइए, और मोर्टगेज में डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है या कोई भी प्रीशियस मेटल हो सकता है। आप बैंक को मोर्टगेज करवा के बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक आपको इस तरह सिक्योर लोन प्रोवाइड करता है। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर इक्विटी में कैपिटल, शेयर्स प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और रिजर्व। अगर आप इसको इस तरह समझें, बहुत सिंपल वर्ड में, अगर आप किसी छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑनर इक्विटी। अगर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं शेयर्स कैपिटल, सॉरी, छोटे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, छोटा मींस सोल ऑनरशिप, और पार्टनरशिप के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल। किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं शेयर्स कैपिटल। शेयर्स पे मिलने वाले प्रॉफिट को बोलते हैं प्रीमियम ट्रेडिंग पर। अगर फॉर एग्जांपल आपका शेयर 10 रुपीज का है और आप उसको 12 रुपीज का सेल कर रहे हैं, तो 10 से 12 में 2 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका प्रीमियम है, यानी एक शेयर पे आप 2 रुपए अर्न कर रहे हैं, 2 रुपीज अर्न कर रहे हैं, ये आपका प्रीमियम। रिटेन अर्निंग कंपनी का प्रॉफिट अकाउंट होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट एक जगह जमा करके रखती है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। रिजर्व, जब रिटेन अर्निंग में बैलेंस अवेलेबल होता है तो कंपनी अपने किसी भी पर्पस के लिए कुछ पैसे निकाल के साइड में रख देती है और उसको बोलते हैं रिजर्व। तो कह सकते हैं रिजर्व इज द पार्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी रिजर्व रख रही है कि भाई आगे बोनस देने में एम्प्लॉयज को कुछ पैसे निकाल के अलग रख दिए, रिटेन अर्निंग में से निकाल के अलग रख दिए, तो रिजर्व है, ठीक है। फिर वो आपको व्हाइट वॉश करवाना है, उसके पैसे अलग रख दिए। प्रीमियम पे करना है, डिबेंचर पे प्रीमियम पे करना है तो उसके पैसे निकाल के अलग रख दिए। ये जो अलग अलग निकाल के पैसे रखे जा रहे हैं, एलोकेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व, और रिजर्व इज द पार्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रेवेन्यू बिजनेस से आप जनरेट कर रहे हो, आपकी रेवेन्यू होती है, उसमें सेल्स है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है, कमीशन इनकम है, फी इनकम है, रेंट इनकम है, कंसल्टिंग फी इनकम, ये सब आपकी रेवेन्यू है। आप कोई मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं, उससे आपके पास कैश आ रहा है बिजनेस में, रेवेन्यू। आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी आपकी रेवेन्यू है। आप कमीशन पे काम करते हैं, आप फी ले रहे हैं बच्चों से, आप रेंट आपके पास आ रहा है, आप कंसल्टिंग फी आपके पास इनकम आ रही है, आप मशवरा दे रहे हैं, उससे आप उसके अगेंस्ट आप कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस, अगर आप बिजनेस में कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। और उसमें सबसे फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसकी फॉर एग्जांपल 1000 की कोई भी चीज आपने परचेज की है और उसको आप 1200 में सेल करेंगे, तो जो 1000 रुपीज है वो उसकी कॉस्ट है, और 1200 जो उसकी प्राइस है वो उसकी सेल्स की प्राइस है, सेलिंग प्राइस के नाम। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी किसी भी प्रोडक्ट की असल कीमत। परचेजिंग, जो आप खरीदारी कर रहे हैं वो परचेज है। अगर आप कंपनी का रेंट पे कर रहे हैं तो वो एक रेंट एक्सपेंस है। कंपनी की सैलरी पे कर रहे हैं, कंपनी में आपने को लोन लिया हुआ, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा या तो कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज परचेज की हुई है, उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। कंपनी अपने फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन दे रही है, कंपनी बैड डेट एक्सपेंस निकाल ली है अपना अकाउंट रिसीवेबल या सेल्स पर, या कंपनी अपने इनटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज कर रही है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कहलाते हैं। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग के वो स्टेप्स होते हैं जो एक अकाउंटेंट स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता है, जिसमें जर्नल लेजर, टी अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग एंट्रीज और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ये अकाउंटिंग साइकिल कहलाती है। अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं कि जो अकाउंटेंट एक के बाद एक स्टेप्स परफॉर्म करता है। कॉन्ट्रा अकाउंट अकाउंटिंग के 5 जो हेड ऑफ अकाउंट हमने डिस्कस करे हैं, ये उनके कॉन्ट्रा हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था एसेट्स, तो उसका कॉन्ट्रा एसेट्स है। लायबिलिटी, कॉन्ट्रा लायबिलिटी,
ऑनर इक्विटी, कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, कॉन्ट्रा ऑनर रेवेन्यू, कॉन्ट्रा रेवेन्यू और एक्सपेंस, कॉन्ट्रा एक्सपेंस। कॉन्ट्रा एसेट्स में हमारे पास होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि फिक्स एसेट्स पे अप्लाई होता है, अलाउंस फॉर बैड डेट जो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर अप्लाई होता है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डिवेंचर पे अप्लाई होता है, ड्राइंग कैपिटल पे अप्लाई होगा, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट सेल्स के ऊपर अप्लाई होगा और परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट परचेज पर अप्लाई होगा। इस तरह कह सकते हैं कि ये जो परचेज का कॉन्ट्रा एक्सपेंस परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट है, सेल्स का कॉन्ट्रा एक्सपेंस सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट है, कैपिटल का कॉन्ट्रा जो अकाउंट है वो ड्राइंग है, डिबेंचर का कॉन्ट्रा अकाउंट डिस्काउंट और डिबेंचर है, अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स है और फिक्स एसेट्स का कॉन्ट्रा अकाउंट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। स्टूडेंट, इस वीडियो क्लिप के अंदर हमने एक पूरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे अकाउंटिंग का उसकी कोशिश की कि जल्दी जल्दी उसका ओवरव्यू ले, इसलिए कि इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये उसका ओवरव्यू हमने दोबारा लिया ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज और टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस की तरफ इंशाल्लाह ताला उसको हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक के लिए आपको ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।